बिल्कुल ईरान पर आपको बता दें कि कई शहरों में ईरान में धमाका हुआ, जिसके बाद से ईरान बदले की भावना से अब आगे बढ़ रहा है। यानी कि बदले की भावना से जब आगे बढ़ेगा तो तबाही चारों तरफ होगी। लेकिन एंट्री इसमें यूएनएससी की भी हो चुकी है। आपको दिखाते हैं खबर पूरी। खामेनेई मांगे इजराइल से बदला। क्या होगा ईरान का मिशन अगला? तेल अवीव को जलाएंगे खामेनेई, या फिर नया है कोई प्लान? इजराइल के जिस हमले की जानकारी को बार बार ईरान नकारता रहा, 2 दिन बाद उसी हमले को लेकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई अब बस इजराइल को सबक सिखाने के लिए बेचैन है। ज़ायोनी शासन ने 2 रात पहले एक गलत कदम उठाया। हमें उन्हें समझाना होगा कि ईरानी लोगों की शक्ति, दृढ़ संकल्प और पहल क्या होती है। हमारे अधिकारियों को यह देखना चाहिए और साफ साफ समझना चाहिए कि क्या करने की जरूरत है, और जो कुछ भी इस देश और राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में है वो करें। ज़ायोनी ईरान के संबंध में गलत अनुमान लगा रहे हैं, वो ईरान को नहीं जानते। वे अभी भी ईरानी जनता की शक्ति, पहल और दृढ़ संकल्प को सही ढंग से नहीं समझ पाए। हमें उन्हें ये बातें समझानी होंगी। उधर नेतन्याहू अपनी सेना के हमलों की तारीफ करते नहीं थक रहे। नेतन्याहू ने तो ये तक कह दिया कि एक हमले ने इजराइल की सुरक्षा और भविष्य की रणनीति को मजबूती दी है। हमला ईरान के उन ठिकानों पर केंद्रित था जो इजराइल की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन रहे थे। हालांकि अपने ऊपर हुए हमलों का बदला लेने में भले ही ईरान देरी करे, लेकिन उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने में उसने देरी नहीं की। ईरान ने इस हमले के खिलाफ यूएन में गुहार लगाई और तुरंत यूएनएससी की बैठक बुलाई। ईरान की अपील पर आज ये बैठक होगी और मिडिल ईस्ट में जारी इस नए घमासान पर चर्चा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इजराइल को जवाब देना जरूरी है। ईरान अपना बदला लेने में भले ही देरी करे, लेकिन दूसरे मोर्चे पर इजराइल हिजबुल्लाह और हमास को किसी भी हाल में बख्शने वाला नहीं है। लेबनान में इजराइल एक के बाद एक इमारतों को तबाह कर रहा है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के बिट जबल सेक्टर का कमांडर अहमद जाफर माटुक को मारा गया। उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल के तेल अवीव में एक चौंकाने वाला हमला किया। शायद इस तरह के हमले की उम्मीद इजराइल को नहीं थी। रविवार को एक ट्रक अचानक तेल अवीव की सड़कों पर दौड़ा और कई लोगों को कुचल दिया। बाद में इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली। पुलिस ने भी मौके पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई आपको बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक संकट खत्म नहीं होता कि दूसरा संकट शुरू हो जाता है। वहां पर जनता परेशान है और इस वक्त आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से कटोरा उठा लिया है और चीन के सामने पहुंच गया। चीन से पहले भी 30 अरब युआन का कर्ज ले चुका है। इस बार 10 अरब युआन का कर्ज और मांगा गया है। पाकिस्तान लाचार, चीन से फिर कर्ज की गुहार। खत्म हुआ कानून का राज, पाकिस्तान में जंगल राज। बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने समस्या से निपटने के लिए एक बार फिर चीन के सामने झोली फैला दी। पाकिस्तान ने चीन से अतिरिक्त 10 अरब युआन यानी कि करीब
1.4 अरब डॉलर का कर्ज मांगा। नकदी की कमी से जूझ रहा पाकिस्तान पहले ही 30 बिलियन युआन की चीनी व्यापार सुविधा का इस्तेमाल कर चुका है। इस बाबत पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री औरंगजेब ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों के दौरान चीन के वित्त मंत्री लियाओ मिन से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने चीनी मंत्री से मुद्रा अदला बदली करार के तहत सीमा को बढ़ाकर 40 अरब युआन करने का अनुरोध किया। खबर है कि अगर चीन पाकिस्तान के इस मांग को स्वीकार करता है तो इस सुविधा लगभग 5.7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। हालांकि पाकिस्तान ने लोन लिमिट बढ़ाने की मांग कोई पहली बार नहीं की है। पाकिस्तान पहले भी कई बार चीन के सामने कर्ज सीमा बढ़ाने की मांग कर चुका है, लेकिन इससे पहले चीन ने पाकिस्तान के सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान के हुक्मरानों से वहां की जनता भी परेशान है। जनता का कहना है कि एक पड़ोसी देश भारत लगातार नई बुलंदियों को छू रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन उनका देश सिर्फ चीन से कर्ज ले रहा है। हुंजा गया हाँ। और वहाँ पे मैंने टनल्स देखे। मैंने कहा क्या बात है जी, क्या बात है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तो बड़ा काम किया हुआ है यहाँ पे। हाँ। तो मुझे उसने कहा अच्छा जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काम किया। ओ भाई चाइना ने बनाया, चाइना के पास ठेका है, चाइना इससे प्रॉफिट लेगा। हाँ। मैंने कहा मारो मुझे। मोटरवे भी चाइना के पास है, प्रॉफिट लेगा, यार हर एयरपोर्ट चीज भी, गवादर भी, इधर उधर भी चाइना बना रहा है। बलोचिस्तान चाइना के पास अगर है। चाइना बना रहा है तो वो अपना प्रॉफिट भी ले रहा है, और ये चीजें हमें खुद बनानी चाहिए और बदले में हमें क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, हैवी इंटरेस्ट जो हमने चाइना को दे लोन हाँ। लोन मिल रहा है और उसके जो है इंटरेस्ट हम पे बनता जा रहा है। हम अगली किस्त लेते हैं, पिछले का इंटरेस्ट दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ आर्थिक संकट से जूझ रहा, बल्कि वो हर उस समस्या से ग्रस्त है जिसको आतंकिस्तान ने आतंक को बढ़ावा देने के चक्कर में खुद ही मोल ली है। कानून व्यवस्था को लेकर हुए नए सर्वे की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिन्ना के सपनों वाला ये देश कानून व्यवस्था के मामले में दुनिया के तीसरे सबसे खराब देशों में शामिल है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 142 देश शामिल हैं। इस रैंकिंग को हर साल एक सर्वेक्षण के बाद जारी किया जाता है, जिसमें प्रमुख तौर पर 8 आधारों पर देश को रैंक दी जाती है, जिसमें सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, खुली सरकार, मौलिक अधिकार, व्यवस्था और सुरक्षा, नियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय और आपराधिक न्याय शामिल हैं। मतलब साफ है, जिस पाकिस्तान का मकसद सिर्फ भारत में दहशत फैलाना है, वह आज अपने घर में मचे संग्राम को झेलने में नाकाम है। फिर चाहे बात आर्थिक स्थिति की हो या फिर कानूनी हालातों की, पाकिस्तान हर जगह मुंह की खा रहा है। ऐसे में सवाल है कि चीन से कर्ज लेकर आखिर कब तक पाकिस्तान अपनी आवाम को बुनियादी सुविधाएं दे सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अनुसार पाकिस्तान की स्थिति अगर आप देखेंगे तो कानून व्यवस्था के मुताबिक भी बहुत खराब है। वहां पर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो नाइजीरिया से कुछ ही कदम ऊपर है। और जिस पायदान पर पाकिस्तान है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति क्या है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि टॉप 5 जो देश है वो कौन कौन है। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। देखिए नंबर 1 पे डेनमार्क, नॉर्वे, फिर फिनलैंड और स्वीडन। ये 5 देश आपको बता रहे हैं जहां पर कानून व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। और आपको उसके बाद बता रहे हैं कि पाकिस्तान का नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 140 है। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ माली और नाइजीरिया से ही 2 कदम ऊपर है। माली और नाइजीरिया की बात करें 142 पे और नाइजीरिया 141 पर, लेकिन पाकिस्तान 140 पर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में हालात कितने खराब होंगे। एक तो वहां पर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं लोग, और दूसरा कानून व्यवस्था भी बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मीनाक्षी अगली खबर बताएंगे।
और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदरसों की जांच को लेकर के एक रूपरेखा खींची थी। अब इस पर एक्शन लेना शुरू हो गया है और इस जांच के घेरे में 4000 मदरसे हैं यूपी के जो कि आ गए हैं। अब इनमें फंडिंग कहां से आती है, लाइसेंस कैसे मिलता है, इससे संबंधित हर जानकारी की तलाश की जा रही है। यूपी एटीएस का एक्शन, अवैध मदरसों में एक्शन, जांच का आदेश जारी, अवैध पर अब तालेबंदी की बारी। यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध मदरसों पर सबसे बड़े एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी सरकार को जानकारी मिली है कि यहां कई जिलों में धड़ल्ले से बड़ी संख्या में अवैध मदरसे चल रहे थे, जिसकी ना ही फंडिंग की कोई जानकारी है, ना ही ये कि मदरसों को चलाने की बेसिक शर्तों को पूरा करते हैं। तालीम के आड़ में धर्म परिवर्तन और घुसपैठ को बसाने का खेल चल रहा है। यही वजह है कि योगी ने एटीएस को इसकी जांच सौंपी है। लखनऊ से जारी आदेश में साफ है कि 4000 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर संदेह है, फंडिंग की जांच की जाए। इस आदेश के बाद से प्रशासन एक्शन में है, जांच का दौर जारी है। कौशाम्बी में ऐसे कई